Hello, good morning, and welcome back to the live video lectures. Today we are going to study organized retail formats. आज लेक्चर में हमने देखा था कि अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से सेटल हुए इंडिया में और क्या-क्या उनके फॉर्मेट्स थे. So the classification of organized retail format, as we have studied earlier also in our previous lectures खत्म होने से पहले. So ownership classification is number one. Non-store based retail is second and store based retail is third. ओनरशिप में जब हम जाते हैं तो इंडिपेंडेंट है, नंबर ऑफ चेन्स है, फ्रेंचाइज है, लीज्ड डिपार्टमेंट्स है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव है. नॉन स्टोर बेस्ड रिटेल में डायरेक्ट मार्केटिंग है, अंडर दैट डायरेक्ट सेलिंग, वेंडिंग मशीन, ई टेलिंग, कैटलॉग मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग. एंड स्टोर बेस्ड में आप जाओगे तो कन्वेंस स्टोर्स है, कन्वेंशनल सुपरमार्केट है, फूड बेस्ड सुपरमार्केट है, कॉम्बिनेशन स्टोर्स है, बॉक्स लिमिटेड लाइन स्टोर्स है, वेयर हाउस स्टोर्स है, स्पेशलिटी स्टोर, वेराइटी स्टोर, then departmental store, then off price chain, then factory outlet, membership club, etc. So let us start with the ownership: independent, chain, franchise, leased, vertical and consumer cooperative. So what is an independent retailer? An independent retailer is one who builds his or her business from the ground up. From the business planning stage to opening day, the independent retail owner does it all. She may hire consultants, staff, and others to assist in the business endeavor. The opportunities are endless. So retail independent या फिर इंडिपेंडेंट रिटेलर्स का मतलब है कि ये वो रिटेलर है जो अपने हिसाब से बिजनेस को शुरू करते हैं. अपना एक कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी या फिर सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं. बिजनेस को सेटअप करने के लिए वो कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट, या फिर अगर उन्होंने बिजनेस इनिशिएट किया है तो उनको वो अपने हिसाब से स्टाफ सेलेक्ट करते हैं. यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस कैसे सेटअप करे और क्या नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे. लीगल नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, बट बिजनेस रिलेटेड जो नॉर्म्स है, ठीक है, मैनेजर शुड बी लाइक दिस. जो हम मैनेजर्स या फिर बिजनेस के फीचर्स पढ़ते हैं तो फीचर्स को थोड़ा हम नजरअंदाज कर सकते हैं. सो बेसिकली स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है. देयर इज अ फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स टू डू, and that is the biggest advantage in this business format. It can be extremely fulfilling. However, due to the easy entry, many of these retail business fail in the early years. The biggest reason is a lack of business plan. So when you are willing to do any business, you need the basic pillar, that is business plan. आपको बिजनेस प्लान आपके पास रहना, रेडी रहना बहुत जरूरी है. सो रिटेल इंडिपेंडेंट आर द वन जो ओन प्रोप्राइटरशिप रखते हैं, होल एंड सोल प्रोप्राइटरशिप रखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एग्जांपल्स है, लॉन्ड्री शॉप्स है, शू स्टोर्स एंड फ्लोरिस्ट शॉप है. फ्लोरिस्ट शॉप मतलब जो बुकेज एंड फ्लावर्स हमें भेजता है. बेसिकली उसको फ्लारिस्ट शॉप बोलता है, बट इंडियन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से फ्लोरिस्ट भी बोला जाता है. सो लॉन्ड्री शॉप इज एन इंडिपेंडेंट रिटेलर जहाँ पे हम जाते हैं. अगर इस्त्री वाला है तो उसको हम वहीं पे भी लॉन्ड्री शॉप कहेंगे. बेसिकली हमारे पास सेल्फ सर्विस वाला लॉन्ड्री शॉप नहीं है, डिपेंडेंट लॉन्ड्री शॉप है जहाँ पे एक ऑलरेडी पर्सन रेडी रहता है हमारे लिए सर्विस करने के लिए. And what are the features of this independent retailer? These stores have a great deal of flexibility in choosing retail formats and location. इनके पास flexibility है, आप अपने हिसाब से retail format select करो, अपने हिसाब से आप बिजनेस के जो फॉर्मेट्स है वो सेलेक्ट करो, या फिर रिटेल करने का, रिटेल बिजनेस का जो फॉर्मेट है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करो. आपको फूड में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, सर्विस में जाना है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ उसमें जाना है. देन दे टारगेट स्मॉलर कंज्यूमर सेगमेंट रादर देन मास मार्केट्स. ठीक है. वो मास मार्केट को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं रादर देन स्मॉलर. इसलिए 4 बिल्डिंग के अंडर एक जो लॉन्ड्री पर्सन है या फिर इस्त्री वाला इन आवर लेमन्स लैंग्वेज, ठीक है, स्त्री वाले के अंडर में 6 से 7 बिल्डिंग्स रहते हैं. वो ना ही कोई एग्रीमेंट करता है, ना ही कोई उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है. उनका बस लोकेशन सिलेक्शन होता है एंड द वे दे डू द बिजनेस. उस वजह से उनका जो टारगेट रहता है वो मास जगह में रहता है.
वो कोई ऐसा एक बिल्डिंग नहीं सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे उनको सिर्फ एक ही बिल्डिंग के कपड़े या फिर एक ही बिल्डिंग से उनको कोई ना कोई अर्निंग्स मिले. दे विल ऑलवेज गो फॉर मास marketing or mass service. Then they have low investment in terms of lease, fixtures, workers and merchandise. उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत लो रहता है, जहाँ पे उनको जो इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स या फिर मर्चेंडाइज लगता है बहुत लो कॉस्ट के रहता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है. देन दे आर इंडिपेंडेंट, ऑफन एक्ट एज अ स्पेशलिस्ट एंड एक्वायर स्किल्स इन अ niche for a particular goods or services. They do act as independent and वो act ऐसा करते कि they are the specialist and acquire skills in a very rich or niche for a particular goods and services, especially the salon hair cutter जो रहता है या फिर hair dressers in our professional language. जो लोकल सैलून के हेयर ड्रेसर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एक एक स्पेशलिटी रखते हैं. अगर आपको एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल चाहिए तो वहाँ पे उनके पास ही विल डू योर हेयर स्टाइल इन अ वेरी क्विक मैनर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. So they do act as a specialist. Then decision making in the stores is usually centralized as the owner operator is typically on the premises. ठीक है. यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है सेंट्रलाइज होता है, बिकॉज जो ओनर होता है कभी कभी वही काम करता है, या फिर ओनर रहता है वो अपने एम्प्लॉयज को या फिर दो तीन स्टाफ है उनको पूछ के कैसा मार्केट है, क्या कंडीशन है, उस हिसाब से ही और शी विल डिसाइड द मार्केट. देन चेन, हम लोग बोलते हैं ना that XYZ person has a chain of uh, business or a chain of outlets. So chains have been interpreted as a group of two or more reasonably similar stores in the same kind or field of business under one ownership and management. Merchandise wholly or largely from central merchandising headquarters and supplied from manufacturer or orders placed by the central buyers. In India, apt example for these retail systems are offered by Bata Shoes, Usha Saving Machines, etc. Such multiple shops have centralized buying with decentralized selling. Fundamentally, they specialize in one product but with all its varieties or models. So, chain of business is nothing but आपका एक ही प्रोडक्ट है, एक ही ब्रांड है, एक ही नाम है जो अलग अलग आउटलेट्स में खुला हुआ है, अलग अलग जगह में सेम नाम से सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से आप अपना बिजनेस करते हो. हमारे पास दो इमेजेस दिए हैं और एग्जाम्पल में भी मेंशन किया है बाटा शूज. आप बाटा के शूज कहीं भी जाओ, कहीं भी परचेज करो, उसका जो क्वालिटी है वो ही रहेगा. अब ये बाटा जो है आप आपके बचपन से भी सुनते आ रहे हो, आपके पेरेंट्स के बचपन से भी सुनते आ रहे हो और वो उनके पेरेंट के बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, इतना जुना ये बाटा का प्रोडक्ट है. राइट. देन ज़ारा इज ऑल्सो वन ऑफ द वेल नोन आउटलेट रिटेलर. ठीक है. और इनका भी बहुत सारे चेन ऑफ स्टोर्स है. अब ये चेन ऑफ स्टोर्स के फीचर्स क्या है, वन और मोर यूनिट्स may constitute a chain. They are centrally owned with some degree of centralized control of operation. तो एक या एक से ज़्यादा जो आपका यूनिट है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है चेन्स में. अगर आपके पास दो बिजनेस है, सो यू आर दो दो बिजनेस इन सेम सेक्टर विद द सेम प्रोडक्ट विद द सेम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस वुड बी कॉल्ड एज chain. They are horizontally integrated, that is, they operate multiple stores. With addition of each new store, the system extends the reach to another group of customers. So, ये जो ग्रोथ है ये हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड है, क्योंकि आप जैसे जैसे स्टोर्स में नए नए स्टोर्स या सर्विसेज ऐड करते हैं, यू आर एक्सटेंडिंग द रीच टू अनदर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. Many stores are also vertically integrated. They maintain large distribution centers where they buy from producers to their own warehousing and then distribute their own stores. So बहुत सारे अलग अलग vertically integrated stores हैं जहाँ पे they maintain large distributing centers वो maintain करते हैं, और वो distributing centers में वो जो प्रोड्यूसर्स के पास से हमें प्रोडक्ट्स आते हैं वो प्रोडक्ट को वेयर हाउसिंग में रख के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर देयर ओन स्टोर्स. Then franchise is there. Franchising is a contractual agreement between a franchisor and a franchisee जहाँ पे हमने एक ऑलरेडी नाम रखा है. ठीक है. अब बाटा का ही एग्जांपल लेते हैं. बाटा अगर स्टोर खुद के लिए खोल रहा है, बाटा ने बाटा के मैनेजमेंट ने एक प्रॉपर्टी देखी,
एक शॉप देखा या इन जनरल काला देखा, उन्होंने वो बिजनेस अपने नाम पे अंडर देयर ओनरशिप वो बाटा का आउटलेट या रिटेल चालू किया, देन दैट विल बी कॉल्ड एज चेन। लेकिन बाटा ने क्या किया, अब लोगों से इनविटेशन मांगा, लोगों से पूछा कि वी आर गिविंग आउट आवर फ्रेंचाइज। अब यहाँ पे क्या होता है, आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो कि आप हमारे बिजनेस को शुरू करो, वी विल अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे होगा, एक 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 20% जो है सेलर को होगा जिसने फ्रेंचाइज लिया है एंड डिलीवर कर रहा है, और बाकी का जो है वो कंपनी को जाएगा, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहता है, आपका डिलीवरी चार्जेस रहते हैं, आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर चार्जेस लगता है वो रहता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस रहता है, ये 70% 85% में आपको चार्ज किया जाता है। So, in franchise contract, the franchisee pays a lump sum plus royalty on sales for the right to operate a store in a specific location. The franchisee also agrees to operate the outlet in accordance with the procedure prescribed by the franchisors. ठीक है, तो ये जो फ्रेंचाइज एंड फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर जो होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है, सो फ्रेंचाइजी पेज अ लंप सम प्लस रॉयल्टी, जो फ्रेंचाइज ले रहा है, for example, Bata is the other party, and I am taking the franchisee of Bata. So I am the franchisee. ठीक है, अब franchisor is Bata store. So what I'll do, I'll pay the royalty. I'll pay the lump sum amount. Royalty can be 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh. Depends on the brand, depends on their value or market value or their good. Then there are two types of franchising. One is product, second is trademark and business format. प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट। ट्रेडमार्क एंड बिजनेस फॉर्मेट्स में क्या होता है, आपको हम ट्रेडमार्क देंगे, लोगो देंगे, बिजनेस का फॉर्मेट बनाएंगे, और आपको प्रोडक्ट कैटेगरी दिया जाएगा, एंड देन यू विल सेल वट एवर यू वुड लाइक टू सेल अकॉर्डिंग टू द रिटेल। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली इंडिया में क्या होता है या फिर सभी जगह में क्या होता है, प्रोडक्ट एंड ट्रेडमार्क या बिजनेस फॉर्मेट का फ्रेंचाइजिंग कॉम्बिनेशन में जाता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में कैसे जाता है, फॉर एग्जाम्पल द बेक शॉप है अपना काटे मानेवली में केडीएमसी के यहाँ पे। आप जब आप वो फूडीज के बाजू वाला जो बेक शॉप है वहाँ पे जब देखोगे तो बाहर लोगो रखा है, दैट मीन्स दैट दैट इज ट्रेडमार्क। ठीक है, अब बिजनेस फॉर्मेट क्या है कि हम आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, यू नीड टू सेल दैट प्रोडक्ट अच्छे तरीके से। सो वहाँ पे हर दिन या फिर हर अल्टरनेट टाइम पे 12 बजे तक प्रोडक्ट्स आते हैं, फ्रेश प्रोडक्ट्स आते हैं दोपहर के 12 बजे, एंड देन वो बिजनेस फॉर्मेट उन्होंने अडाप्ट कर लिया है कि हम आपका प्रोडक्ट सेल करेंगे। एंड बिजनेस फॉर्मेट में जो प्राइसिंग है, द वे इंटीरियर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा सब जगह। बट बिजनेस फॉर्मेट में कुछ ब्रांड्स इंटीरियर्स पे ध्यान नहीं देते, कुछ ब्रांड इंटीरियर्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, वहीं पे उसके बाजू में बास्किन्स एंड रॉबिन्स है आई गेस। अब उनका जो इंटीरियर है वो सभी जगह पे सिमिलर रहेगा, बट वहाँ पे भी रेंजेस है। 5 लाख का इंटीरियर है, 7 लाख का इंटीरियर है, 10 लाख का इंटीरियर है, जितना ज्यादा क्वालिटी का इंटीरियर चाहिए यू कैन ऑप्ट। सेम कुलसेवाड़ी में जब अगर आप जाओगे तो मॉन्जिनीस का आउटलेट है। ठीक है, सो दीज इंटीरियर्स आर नथिंग बट द बिजनेस फॉर्मेट्स। उनका जो इंस्ट्रूमेंट है कैसे रखना है, शॉप का जो डिजाइन है, लेआउट है, वो कैसे होना चाहिए, दिस आर द थिंग्स विच कम्स अंडर ट्रेडमार्क एंड बिजनेस फॉर्मेट्स। प्रोडक्ट्स में सिर्फ प्योर प्रोडक्ट्स आता है, आप उसको किसी भी नाम में भेजो, जैसे कि राजश्री लहसुन है, ठीक है, लक्ष्मी चिवड़ा है, इनको कोई ट्रेडमार्क या बिजनेस फॉर्मेट से पड़ी नहीं है। आपको मेरे प्रोडक्ट चाहिए, ये लो, मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मुझे इतना रिटर्न में आप रॉयल्टी दो और फीस दो, या बेसिकली इनडायरेक्टली वो हम लमसम रॉयल्टी एंड फीस चार्ज करते हैं। 50 रुपए का प्रोडक्ट है, आपके लिए 45 रुपीज, 40 रुपीज, 10 रुपीज ऊपर के आपके, सो दैट इज नथिंग बट द कमीशन टू द सेलर। सो product and trademark and business formats. Three structural arrangements are found in retail franchising. Number one is manufacturer retailer, wholesaler retailer and service sponsor retailer. तीन तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, होलसेलर एंड रिटेलर का अरेंजमेंट होता है, सर्विस स्पॉन्सर रिटेलर। अगर आपको तीनों में से कोई एक फॉर्मेट में जाना है तो आपका प्रोडक्ट वैसा रहेगा। अब
केक शॉप्स जो है बेसिकली वो मैन्युफैक्चरर रिटेलर अरेंजमेंट्स में आता है। कपड़े का जो दुकान है, जो लोकल गारमेंट शोरूम्स है, वो होलसेलर एंड रिटेलर में आता है। ठीक है, होलसेलर से वो प्रोडक्ट परचेज करके हमें सेल करता है। सर्विस स्पॉन्सर रिटेलर में लाइफ इंश्योरेंस का जो एजेंट होता है वो सर्विस स्पॉन्सर रिटेलर होता है, किसी और का सर्विस आपको वो सेल आउट करता है। सो फ्रेंचाइज में मैकडोनल्ड्स है, मारुति सुजुकी है, कोका कोला है, टोयोटा है, केएफसी, ये सारे एग्जांपल्स है हमारे पास फॉर फ्रेंचाइजी। देन क्या फीचर्स है? वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है, कोई लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, इजी एंट्री है नए मार्केट में बिकॉज ऑलरेडी उनका नाम है। बिजनेस हैज लार्ज एस्टैब्लिशमेंट, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग बिजनेस रिस्क, रिजल्ट्स इन अ लार्ज टर्नओवर। ठीक है, allows use of brand name and trademark, business is based on mutual agreements. So अगर आपको कोई फ्रेंचाइज चालू करना है तो यू नीड टू थिंक ऑफ योर बिजनेस, यू नीड टू थिंक ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यू नीड टू थिंक ऑफ द मार्केट, यू नीड टू थिंक ऑफ द business establishment process, you need to divert the business risk and make it into a result, and then allow a brand name and trademark, because brand name और trademark के बिना आजकल एडवर्टाइजमेंट इतना मुश्किल हो गया है कि आपके कस्टमर को हैमर करने के लिए, ऑडियंस को हैमर करने के लिए एक टैगलाइन, जिंगल या ट्रेडमार्क, कोई भी ट्रेडमार्क आपको जरूरी है। और ये जो बिजनेस है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है। Then lease department. A lease department is department in retail store rented generally by a manufacturer. The lessee is responsible for all aspects of business and pays the store a rent. The lease department chooses to operate in categories that are generally on the fringe of the store's major product line, such as in-store beauty, salon, banks, photographic studios, and food courts. So lease departments are nothing but वो rented होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सालों के लिए वो rented दिए जाते हैं। ठीक है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा काटे मानिवली में है। ठीक है, क्या वो प्रीमाइसेस बैंक ऑफ बड़ौदा ओन करता है? नहीं, वो लीज्ड डिपार्टमेंट है। वहां पे उन्होंने कुछ सालों के लिए लीज लिया है, और जब से मैं कल्याण में आया हूँ, इट्स बिन ऑलमोस्ट 22 ईयर्स, 21 ईयर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा इज स्टिल देयर। मे बी वो 99 ईयर्स का लीज हो सकता है, मे बी 50 ईयर्स का लीज हो सकता है, मे बी 70 ईयर्स का लीज हो सकता है, 10 ईयर्स का लीज हो सकता है, डिपेंड्स। बट वो लीज्ड डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं रहता है। ठीक है, हमारा जो प्रीमाइसेस है वो रहता ही नहीं है हमारे नाम पे, इट इज इन समवन्स नेम। फॉर दैट बेस्ट एग्जांपल इज एटीएम मशीन्स। जहाँ पे एटीएम है वो प्रीमाइसेस 99.99% किसी भी बैंक का परचेज किया हुआ नहीं रहता है, और किसी के बैंक के ओनरशिप में नहीं रहता है, वो हमेशा रेंटेड। मोस्ट ऑफ द सैलून्स हम लोग रेंटेड देखते हैं, फोटोग्राफिक स्टूडियोज 50% रेंटेड चांसेस है, 50% परचेज के चांसेस है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो परचेज करके रखते हैं, फोटो स्टूडियो डालता है, चला तो वेल एंड गुड, नहीं तो रेंटेड किसी और को दे दिया जाता है। इंस्टॉल ब्यूटी सैलून्स, सैलून भी रेंटेड होता है। सो बेसिकली दीज आर दी एग्जाम्पल्स जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो लीज्ड डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब शॉपिंग मॉल्स में हम लोग जब जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में, तो वो जो आउटलेट होते हैं, मैकडोनल्ड्स का आउटलेट हो, केएफसी का आउटलेट हो, डोमिनोज का, उनको जगह दिया जाता है और उनको कहा जाता है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। बट इट डजेंट मीन कि वो दीवार सरका के एरिया बड़ा करे। इंटरनली आपको जो इंटीरियर करना है, यू कैन डू दैट, एंड दैट पर्टिकुलर स्पेस or that particular location or that particular area is leased department. अब लीज डिपार्टमेंट के फीचर्स क्या है? इट हेल्प्स द स्टोर्स इन जनरेटिंग ग्रेटर ट्रैफिक एंड प्रोवाइडिंग वन स्टॉप शॉप. The lease department operators benefit as the main store generates immediate sales for lease department. This arrangement reduces expenses through economies of scale, like pooled advertising and shared facilities like security equipment and display windows. They benefit it from expertise of lessees and in-person management, merchandise displays, the recording of items, etc. सो लीज डिपार्टमेंट हेल्प करता है ग्रेटर ट्रैफिक जनरेट करने में। ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, वो मेन स्टोर के लिए इमीडिएटली सेल्स फोर्स जनरेट करता है, रिड्यूसेस एक्सपेंसेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू और शेयर फैसिलिटीज के थ्रू।
बेनिफिट करता है एक्सपर्टीज को, लेसेस को, इन पर्सन मैनेजमेंट को और मर्चेंडाइज डिस्प्लेस को। देन वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम. Vertical marketing system is one in which the main member of a distribution channel, producer, wholesaler, retailer work together as a unified group in order to meet consumer needs. So जितने भी नाम दिए हैं, distribution channel, producer, wholesaler, retailer, they all work together is called as vertical marketing system. In conventional marketing system, producers, wholesalers, and retailers are separate businesses that are all trying to maximize their profit. So हमारा जो conventional या traditional system है, वहाँ पे producer, wholesaler और retailer independent है, individual है, ठीक है, और वो अलग अलग तरीके से बिजनेस करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े, लेकिन वर्टिकल में, वीएमएस में वो एक साथ काम करते हैं. व्हेन द एफर्ट ऑफ वन चैनल मेंबर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर मेंबर, कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज दैट रिड्यूसेस प्रॉफिट फॉर द एंटायर चैनल. सो एक का जो एफर्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, बट दैट टू ऑन अदर्स एक्सपेंडिचर. प्रोड्यूसर को लगता है कि मुझे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना चाहिए, अब होलसेलर ने जो करना है करे. होलसेलर ने प्राइस बढ़ा दिया, होलसेलर प्रोड्यूसर ने प्राइस बढ़ा दिया, तो होलसेलर भी प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर. सो टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, मोर एंड मोर कंपनीज आर फॉर्मिंग वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, जहाँ पे वो एक साथ बैठ के प्रोडक्ट के प्राइसिंग हो, प्रोडक्ट के स्ट्रैटेजीज हो, जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं, और वो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और वो एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं. When company resources are low and channel member want to share costs and risk, such an arrangement is desirable. तो कंपनी का जो रिसोर्सेज है अगर लो है और जो चैनल्स है उनको लगता है कि हमें कॉस्ट शेयर करना चाहिए, तो ये अरेंजमेंट जो है डिजायरेबल है. पार्शियल इंटीग्रेशन होता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में. दो इंडिपेंडेंटली ओन्ड बिजनेस हो और लॉन्ग चैनल परफॉर्मेंस है, तो ऑल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है विदाउट द एड ऑफ द थर्ड हो जाता है, ठीक है. तो अगर आपके पास इंडिपेंडेंटली एक बिजनेस है और आपके पास रिटेलर एंड होलसेलर है, तो आपका बिजनेस एकदम ही स्मूथली चलने के चांसेस है इस वीएमएस सिस्टम में. In the past, this system was usually employed only by manufacturers, but now retailers have also moved upward in the chain. So पहले यहाँ पे सिर्फ यूजुअली मैन्युफैक्चरर को अपवर्ड लेवल में माना जाता था, बट अब यहाँ पे होलसेलर्स एंड रिटेलर्स जो है उनको भी एक अच्छा दर्जा दिया गया है. वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में कॉर्पोरेट सिस्टम्स, टोटल ओनरशिप, डीएचएल एंड बाटा आर द एग्जांपल. एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे. फ्रेंचाइज मोड ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में देखेंगे तो एनआईआईटी, मैकडॉनल्ड्स. एडमिनिस्टर्ड या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टाइप ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम देखेंगे तो फोर्ड एंड टाटा. देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव इज दैट. कंज्यूमर कोऑपरेटिव में क्या होता है? A consumer cooperative is a retail firm in which a group of consumers invest in the enterprise. The officers are elected. Consumer members share the profit or savings that accrue. Such retailers are many in number but small in size and are most popular in food retailing. So consumer cooperative में क्या होता है? एक retail firm है जहाँ पे group of consumers जो है invest करता है एक enterprises में, और ये ऑफिसर्स हमेशा इलेक्टेड होते हैं. कंज्यूमर मेंबर जो है वो प्रॉफिट शेयर करते हैं या फिर सेविंग जो भी आता है वो एक्रू करते हैं. और ये जो रिटेलर्स है नंबर बहुत नंबर्स में है बट स्मॉल साइज में आपके वो अवेलेबल रहते हैं. बेसिकली फूड रिटेलिंग में बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल मिलते हैं. They were started mainly to guard against the malpractice that many retailers indulge in and either charge higher prices or offer inconsistent quality or of merchandise. The consumer cooperatives are limited because consumers are usually not experts in buying, handling, and selling goods and services, and the cost saving and low selling prices have not been as expected in many cases. तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो वहाँ पे दो मोटिव्स के साथ शुरू किया जाता है. एक तो गार्ड करना है हमें कि हमारे साथ कोई माल प्रैक्टिस ना हो, हमारे पास हमारे हमारे इन द सेंस कंज्यूमर्स के साथ कोई माल प्रैक्टिस ना हो.
कोई धोखाधड़ी ना हो। उसके बाद बीइंग कंज्यूमर काइंड ऑफ इंडिविजुअल या कंज्यूमर कैटेगरी का इंडिविजुअल, हमारे पास उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो हम एक कॉपरेशंस के साथ पैसे इकट्ठा करके इन्वेस्ट करते हैं किसी आउटलेट को या रिटेलर्स को देते हैं, एंड देन व्हाट वी से कि वी आर नॉट कैपेबल ऑफ बाइंग एंड हैंडलिंग एंड सेलिंग द गुड्स, सो प्लीज डू ऑन आर बिहाफ। ठीक है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव में आउटलेट जो है कंज्यूमर्स के बिहाफ में होता है, जैसे कि मिड वेस्ट फार्मर्स कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। अब ये मिडवेस्ट फार्मर्स कोऑपरेटिव क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना बड़ा मशीन अगर इकट्ठा करना है, खड़ा करना है या शुरू करना है, तो फार्मर्स के लिए पॉसिबल है क्या? तो फार्मर्स ने पैसे जमा किए, इकट्ठा किए, इनको दिए, और फार्मर्स के बिहाफ में ये जो मिडवेस्ट है वो प्रोसेसिंग करके देता है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग, जहाँ पे नॉन स्टोर रिटेलिंग होता है, डायरेक्ट सेलिंग, कैटलॉग मार्केटिंग, वेंडिंग मशीन्स, ई टेलिंग एंड टेली मार्केटिंग। So direct marketing is nothing but marketing one-on-one, individual to individual. This channel includes direct mail, catalogs, telemarketing, interactive TV, websites and mobile devices. अब ये तो ट्रेडिशनल वे में हो गया। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मॉडर्न वे में जब हम जाएंगे तो हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट रेफर करते हैं, सर्विस रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल LIC एजेंट्स, आई एम वन ऑफ देम। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी इंडिविजुअल को पकड़ते हैं, वी डू काउंसलिंग। ठीक है। और काउंसलिंग करने के बाद क्या होता है, आपको प्लान्स बताया जाता है, आपका जो अर्निंग्स है वो डिस्कस किया जाता है, आपके सेविंग्स डिस्कस किए जाते हैं, एंड देन आपको सुटेबल एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट दिया जाता है। ठीक है। देन अदर वन इज दिस शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट वाले लोग। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होता है, आपके उनको नाम दिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है। एवरी प्रोफेसर इज अ फाइनेंशियल मैनेजर। अगर आप उनको पूछोगे तो उस तरीके से वो आपको जवाब दे सकते हैं, बट पीपल डोंट आस्क। ठीक है। देन इसमें क्या होता है, वी डू रेफर यू अ प्रोडक्ट, अ कंपनी, अ सोर्स, जहाँ पे आप डायरेक्टली अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग, और वो आपको सर्विसेज उस हिसाब से देंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट होते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू कंज्यूमर डायरेक्टली पहुंच जाता है। सो फीचर्स है वन टू वन कम्युनिकेशन, पर्सनलाइजेशन, इंटरेस्टिंग ऑफर्स, कॉल टू एक्शन एंड डायरेक्ट रेस्पॉन्स। यहाँ पे दिया है ब्लेंडर फॉर यू, आई टेक, डायरेक्ट सेलिंग, सॉकर, फुटबॉल्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली सेल किया जाता है। कैटलॉग मार्केटिंग में आपको कैटलॉग के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट दिया जाएगा। सो कैटलॉग इज अ सेल्स टेक्निक यूज्ड बाय बिजनेस टू ग्रुप मेनी आइटम्स together in a printed piece or online store, hoping to sell at least one item to the recipient. Consumers buy directly from the catalog sender by phone, return envelope, or online using information in the catalog. Some catalog marketers act as intermediaries between consumers and manufacturers, while businesses with more than a few items create their own catalogs. So basically, catalog marketing is nothing but हम जैसे होटल्स में मेन्यू देखते हैं, हम किसी शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं तो प्राइस टैग देखते हैं, तो वो कैटलॉग मार्केटिंग है। आप प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट के फीचर्स पढ़ो, प्राइस देखो, पसंद आया तो यू ऑर्डर बाय फोन, बाय मेल और बाय एनी मेथोडोलॉजी और कॉन्टैक्ट पॉइंट, एंड अकॉर्डिंगली आप वो परचेज करो। एवॉन फॉर कॉस्मेटिक, IKEA फॉर फर्नीचर, Saks Fifth Avenue for clothing, Asian Paints for variety of paints and interior design, and Tanishq for jewelry. सो कैटलॉग मशीन्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे, कंट्रोल होता है वहाँ पे, और इफेक्टिवली वो काम करते हैं और रीच हो जाता है प्रॉपर्टी। सो प्रेजेंट प्रोडक्ट द बेस्ट वे फॉर कंज्यूमर ऑडियंस, कस्टमर टारगेटिंग, क्विक अपडेट, एनालाइजिंग ऑप्टिमाइजर, ये ई कैटलॉग भी हो सकता है जो आपको अमेजोन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में दिखाई जाता है। सो वेंडिंग मशीन्स आर नथिंग बट द मशीन जहाँ पे आपको पैसे डालना है एंड प्रोडक्ट परचेज करना है। द सेल ऑफ प्रोडक्ट थ्रू अ मशीन विद नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर is called automatic vending. The appeal of automatic vending is convenient purchase. तो यहाँ पे कोई बायर नहीं है, यहाँ पे कोई बेसिकली यहाँ पे कोई सेलर और बायर का कांटेक्ट नहीं है। सेलर ने मशीन रखा है, मशीन के अंदर प्रोडक्ट रखे हैं, बायर के बायर ने पैसे इंसर्ट किए, एंड सेलर के मशीन ने उसे प्रोडक्ट दे दिया।
It can expand a firm's market by reaching customers where and when they cannot come to a store. This vending equipment is found almost everywhere, particularly in school, workplaces, and public facilities. सो वेंडिंग मशीन ऐसा जगह में रखा है जहाँ पे हमें सेलर्स की ज़रूरत नहीं है या फिर उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जैसे कि स्कूल्स है, वर्क प्लेसेस है और पब्लिक फैसिलिटीज है, जहाँ पे आपका होना ज़रूरी नहीं है बट आपके प्रोडक्ट और आपके थ्रू या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सेल होना बहुत ज़रूरी है. फीचर्स: नो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, एक्सपांड अ फर्म्स मार्केट एक्सपांड करे फर्म्स का, कन्वीनियंट टू कस्टमर, कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है कि वो अपने हिसाब से आए, जितना रुपया हो रहा है उतना रुपए का पैसा डाले एंड देन दे बाय. Then e-tailing. E-tailing is nothing but electronic retailing, is a sale of goods and services through internet. Electronic retailing or e-tailing can include business to business and business to consumer sales of products and services through subscription to website content or through advertisers. E-tailing requires business to tailor traditional business model to the rapidly changing the face of internet and its users. So basically best example है हमारे पास Amazon, Flipkart, right? और ये जो है ई टेलिंग में आता है जहाँ पे वो बिजनेस टू बिजनेस भी प्रोडक्ट सेल करता है, बिजनेस टू कंज्यूमर भी प्रोडक्ट सेल करता है. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली जब आप रिटेल आउटलेट चालू करते हो वो, बट ई कॉमर्स अमेजोन में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक साथ बेचे जाते हैं, सो पर्टिकुलरली उस कैटेगरी में नहीं आता है. लेकिन ई टेलिंग में अगर आपने अपना एक वेबसाइट खोला अपनी कंपनी के नाम का, तो वहाँ पे ई टेलिंग आप कर सकते हैं. अब फीचर्स क्या है ई टेलिंग का? ट्रांसपेरेंसी है बिजनेस प्रैक्टिस में, which is important for consumers to trust and stay loyal to a company. Regularly update और consumers meet possible है. Strong distribution है, efficiency है consumers के लिए, और ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं है. अगर आप शॉप में जाओगे तो वेटिंग करना पड़ेगा, आपके घर में यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है. The next thing is telemarketing, which refers to a salesperson initiating contact with the shopper and closing sale over the telephone. टेलीमार्केटिंग के थ्रू भी हम रिटेलिंग कर सकते हैं. Telemarketing many entail cold conversing from the phone directly. Any product that can be bought without being seen are sold over the telephone. Examples are pest control devices, magazine subscription, credit cards, and club membership. तो टेलीमार्केटिंग में हम कॉल सेंटर्स वाले जो कॉल करते हैं हमें, आउटबाउंड कॉल बेसिकली, वो टेलीमार्केटिंग काउंट किया जाता है. देन फीचर्स: इमीडिएट फीडबैक मिलता है और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता चलती है. टू वे कम्युनिकेशन के पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज सामने वाला कस्टमर भी हमें रिप्लाई देता है तुरंत कि इंटरेस्टेड है नहीं इंटरेस्टेड है. स्टोर बेस्ड रिटेलिंग है. अब ये स्टोर बेस्ड रिटेलिंग जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज कन्वीनियंस, कन्वेंशनल, फूड बेस्ड, ऐसे अलग अलग करीबन 10-12 हमारे पास वेराइटीज है स्टोर बेस्ड रिटेलिंग में. सो सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, thank you so much. Bye bye. Take care.